गरीब की मैजिकल क्ले कार। कलिंगपुर नामक गांव में राजू नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब परिवार से था। राजू की मां बीमारी के कारण मर गई थी। पत्नी के अचानक मर जाने से राजू के पिता को पैरालिसिस हो जाता है। इससे वो भी बिस्तर पर पड़े रहते हैं। तब से राजू अपने पिता की देखभाल करते रहता था। राजू शेड में मैकेनिक का काम करते हुए थोड़े बहुत पैसे से ही पिता का इलाज कराते रहता था। पगार बहुत कम होने के कारण उसे और पैसों की जरूरत होती है। तो एक दिन राजू अपने ओनर्स के पास जाकर कहता है, साहब, आप इस महीने से मेरा पगार बढ़ाइए ना। पगार बढ़ाने से अच्छा है कि मेरा कार शेड ही तुम्हारे नाम कर दूंगा। क्या कहते हो? अरे साहब, ऐसी बात नहीं। आप जितने भी पैसे देते हो सारे पैसे पिताजी की दवाइयों में खर्च हो जाते हैं। घर के खर्चों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और तो और घर का सारा काम भी अकेले को करना पड़ रहा है। इसलिए जल्द शादी करना चाहता हूं। अच्छा, शादी करना चाहते हो? बिना नौकरी के कैसे देखभाल करोगे? अरे नौकरी तो है ना सर, बस आप पगार बढ़ा दीजिए। तुम्हारा पगार बढ़ नहीं सकता। इससे तो अच्छा कि तुम्हें नौकरी से निकाल दूं। इस बात से राजू उदास होकर कहता है, मुझसे अगर कोई गलती हुई तो माफ कर दीजिए। अगर आप मुझे काम से निकाल दोगे तो मेरे पिताजी का देखभाल कैसे करूंगा? कृपा करके ऐसे मत करें। देखो राजू, तुम्हें इतने ही पगार में काम करना पसंद हो तो करो, नहीं तो तुम जा सकते हो। ज्यादा पगार के चक्कर में काम से हाथ धो बैठोगे। जैसे तुम्हारी इच्छा है। इतना कहकर वहां से चला जाता है। राजू उदास होकर घर वापस आता है। रास्ते में एक मिट्टी के खिलौने वाला दिखता है तो वहां जाकर एक खूबसूरत कार का खिलौना खरीद कर सोचता है, अगर ये क्ले कार ले जाकर उनके बेटे को दूंगा तो वो सब खुश हो जाएंगे। इससे उनका गुस्सा भी कम होगा। इतना सोचकर खिलौने को लेकर घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही राजू की राह देख रहे उसके पिताजी कहते हैं, क्या हुआ राजू, क्यों उदास हो बेटा? कुछ खास नहीं पिताजी, आज काम थोड़ा ज्यादा था। अभी तक आप सोए नहीं? नहीं बेटा, तुम्हारे बारे ही सोच रहा था कि मेरी वजह से तुम्हारा जीवन कितना मुश्किल हो गया है। यह सुनकर राजू कहता है, आप चिंता ना करो पिताजी, आपकी वजह से कोई मुश्किल नहीं है। आपका देखभाल करना तो मेरा सौभाग्य है। ये क्या है? कुछ नहीं, ओनर के बेटे के लिए मिट्टी का कार का खिलौना खरीद कर ले आया। फिर राजू वह क्ले कार पिताजी के पास रखकर बाहर चला जाता है। उस रात राजू ठीक से सो नहीं पाता। भगवान अब तू ही मेरी मदद कर कहकर प्रार्थना करते हुए घर के आंगन में बैठा रहता है। इतने में दीवार पर टंगा उसकी मां की फोटो से एक बिजली चमककर क्ले कार के खिलौने पर पड़ती है। राजू के पिताजी वह देखकर हैरान होकर कहते हैं, राजू, राजू कहां हो? जल्दी आओ, कहकर चिल्लाता है। इतने में क्ले कार से चमक चली जाती है। फिर आवाज आती है, अजी, अरे सुनते हो? आप हैरान मत हो, मैं आपकी पत्नी हूँ। क्या मुझे पागल समझा है? मेरा शरीर कमजोर है लेकिन मेरा दिमाग अच्छा है। मेरे पत्नी को मरे हुए बहुत समय बीत गया। अब मैं सच कह रही हूँ, अब मुझ पर भरोसा करे। मेरे बेटे का कष्ट देखकर भगवान ने मुझ पर दया की और एक बार आप सबसे मिलने का मौका दिया, इसलिए इस कार के रूप में आपके सामने आई हूँ। भगवान की कृपा से मेरे पास मैजिकल पावर है। आज से आपके पास ही रहूंगी और सारी मुश्किलें दूर कर दूंगी और आप भी पहले की तरह अच्छी तरह से चल पाओगे और एक अच्छी लड़की को बहू बनाकर ले आऊंगी। राजू हमारा बेटा कहाँ है? हाँ, बाहर बैठा है। तो देर किस बात की? हमारे बेटे को यहाँ बुलाइए। इतना कहते ही राजू के पिताजी
बिस्तर से उठकर भागते हुए घर के आंगन में आकर अपने बेटे को सारा विषय बताते हैं। इतने में वहां मैजिकल क्ले कार आ जाती है और एक बड़े कार में बदलकर अपने बेटे से बात करती है। राजू, मेरे बेटे, तुम्हारी सारी मुश्किलियां दूर हो जाएगी। मैं अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी। आओ, बैठो। इतने में कार का डोर खुलता है। राजू कार में आकर बैठ के स्टीयरिंग पकड़कर रोने लगता है। फिर राजू कार से उतरकर अपने पिताजी को तंदुरुस्त देखकर खुशी से कहता है, पिताजी, आप फिर से चल सकते हो और मां कार के रूप में हमारे पास आई है। कहकर खुशी से अपने पिता को गले लगाता है। चलो, बैठो, हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। फिर राजू और उसके पिताजी क्ले कार में बैठकर गांव में एक राउंड घूमकर अपने घर पर आकर देखते हैं तो वहां एक बड़ा सा बंगला रहता है। अरे, हम कहां आ गए? ये तो हमारा घर नहीं। बेटा, ये सब कुछ तुम्हारी मां की मैजिकल पावर है। थैंक यू मां। अभी नहीं बेटा, और बहुत से काम करने बाकी है। सबसे पहले हमारे घर एक बहू को लेकर आना है। कहकर खुशी से हंसते हैं। मैजिकल क्ले कार भी हंसती है। उसके कार के लाइट ऑन और ऑफ होते रहते हैं। जलेबी वाला। अमृतपुर गांव में अमित नामक व्यक्ति रहता था। वह जलेबी बनाकर बेचता था। एक दिन अमित की शादी होती है। शादी के बाद अमित के मां और पिता रोज अमित से कहते हैं कि बेटा, तू शादी के बाद बहुत बदल गए हो। रोज रोज अमित को यह बात सुनकर गुस्सा आ जाता था। क्या मां, हर रोज वही बात? शादी के बाद बदल गया, बदल गया। क्या बदल गया मां? क्या मैं आपको ठीक से नहीं देख रहा हूं? नहीं बेटा, गुस्सा छोड़ दो। बेटा, जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी माँ और पिता भी ऐसे ही कहा करते थे। तो आप मुझसे बदला क्यों ले रहे हो? नहीं बेटा। अच्छा ठीक है, जाने दो। क्या हुआ, आज दुकान पे नहीं जा रहे हो क्या? बहू भी सुबह से नजर नहीं आई। वो अंदर काम कर रही है, मैं दुकान पर जा रहा हूं। ये कहकर अमित चला जाता है और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। बहू रानी, अब जरा चाय लाना। बहू रानी, वही हाथ से थोड़ा पानी भी लेकर आना बेटा। जी जी, अभी आ रही हूँ। बहू चाय पानी लेकर आती है और दोनों को देकर चली जाती है। कुछ देर बाद फिर दोनों माँ और पिताजी बहू से कहते हैं, बहू रानी, खाने में क्या बना रही हो? बहू रानी, आज दाल तड़का बनाओ बेटा। अंदर से अमित की बीवी, हाँ हाँ, ठीक है पिताजी। कहकर किचन में खाना बनाने में लग जाती है और घर की साफ सफाई भी करती है। अमित के माँ और पिताजी दोनों दिन भर टीवी के सामने बैठकर बहू रानी से घर का पूरा काम करवाते हैं और पूरा दिन इसे में ही चला जाता था। रात को जब अमित घर वापस आता है तो माँ और पिताजी दोनों बिस्तर पे आराम कर रहे थे। आ गया मेरा बेटा। बेटा जरा इधर आना, पाँव बहुत देर से दुख रहा है, थोड़ा दवाई लगाकर मालिश करना। बेटा, मेरा भी कमर में थोड़ा दर्द है, मुझे भी मालिश करना। आपकी बहू है ना माँ, आप दोनों की देखभाल करने के लिए। कितना भी करने दो बेटा, मगर मेरा भी फर्ज है ना बहू को बेटी जैसा देखने का, इसलिए मैं उसकी हर काम में कुछ न कुछ मदद करती हूँ। हाँ बेटा, मैं भी। ठीक है, मैं अभी आया। कहकर अंदर चला जाता है और उसकी बीवी से कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे माँ पिताजी बूढ़े हो गए हैं, तुम उनसे घर का काम करवा रही हो? क्या आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं माँ और पिताजी को एक काम भी करने नहीं देती हूँ। दिन भर वो दोनों टीवी के सामने बैठकर मुझसे घर का सारा काम करवाते हैं। दोनों झूठ बोल रहे हैं, वो मुझे कोई काम में मदद नहीं करते हैं। अब मैं क्या करूं? किस पे विश्वास करूं? एक तरफ मेरे माँ पिताजी और दूसरी तरफ मेरी बीवी। उन दोनों का देखभाल करना मेरा फर्ज है। हे भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस समस्या से मुझे बाहर निकालें। यह कहकर अमित सो जाता है।
रोज की तरह सुबह उठकर दुकान पे जा रहा होता है और अचानक अमित का एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहकर घर आता है, मगर अमित पूरा ठीक नहीं होता, इसीलिए उसे काम पे वापस जाने के लिए कुछ दिन और लगते हैं। इसी बीच में घर और दुकान चलाने का काम बहू रानी के ऊपर आता है। बहू रानी रोज घर पे अमित और माँ पिताजी की देखभाल करती है और दुकान में जाकर जलेबी बनाती है। बहू रानी जलेबी बहुत अच्छी बनाती है और लोगों को भी बहुत पसंद आने लगता है। इसकी वजह से थोड़े ही दिन में बहू रानी की जलेबी बहुत मशहूर हो जाती है और दुकान भी अच्छा चलने लगता है। बहू रानी की सेवा और काम देखकर माँ और पिताजी बहुत शर्मिंदा होते हैं और बहू से माफी मांगते हैं। तब अमित को सारी बात समझ में आती है और कुछ दिन बाद अमित ठीक हो जाता है। अब सब एक दूसरे के काम में हाथ बटाते हैं और खुशी खुशी से रहते हैं। एक जगह पर एक आम का बगीचा था। उस बगीचे में बहुत सारे आम थे। बगीचे में रोज काफी सारे बच्चे खेलते रहते थे। उसी बगीचे में था एक छोटा सा नन्हा सा आम। वो रोज नीचे बच्चों को खेलते देखता और सोचता, कितना अच्छा होता अगर मैं भी खेल सकता, मैं भी घूमता फिरता और इस रंगीन दुनिया के मजे लेता। वो रोज भगवान से दुआ मांगता और कहता, हे भगवान, मुझे कोई ऐसा जादू दे दो जिससे मैं घूम फिर सकूं। मैं पेड़ पर टंगे टंगे बोर हो चुका हूँ। उसके रोज रोज बुलाने से एक दिन भगवान की आकाशवाणी हुई। हे छोटे आम, क्यों मुझे रोज याद करते हो? भगवान, मैं भी इन इंसानों की तरह जीना चाहता हूँ, उनके साथ खेलना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें फल बनाया है ताकि तुम इंसानों के काम आ सको। तुम इंसानों के साथ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते भगवान? क्योंकि मैंने तुम्हें इंसानों का पेट भरने के लिए बनाया है। तुम सबकी पसंद हो। तुम्हें देखकर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के मुंह में पानी आ जाता है। ये मेरी वजह से ही तो है। फलों में हर कोई तुम्हें ज्यादा पसंद करता है। आप क्या चाहते हैं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इस पेड़ पे टंगा बोर होता रहूं? फिर एक दिन कोई मुझे तोड़कर ले जाएगा और खा लेगा बस। भगवान, मुझे भी दुनिया देखनी है। मुझे कोई जादू दे दो भगवान। ठीक है, अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक जादू देता हूँ। भगवान छोटे आम को जादू देते हैं। जादू मिलने के बाद आम के हाथ और पैर आ जाते हैं। ये सब देखकर छोटा आम बहुत खुश होता है। अब छोटा आम सीधा उन बच्चों के पास जाता है जो बगीचे में खेल रहे होते हैं। क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? उसकी बात सुनना तो दूर, आम देखते ही बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं। आम एक हाथ से दूसरे हाथ में लुढ़कता रहता है। मैं खाऊंगा, इससे पहले मैंने देखा। अरे रुको रुको, एक काम करते हैं, हम इस आम को आपस में काट कर बांट लेते हैं। ये सुनकर छोटा आम घबरा जाता है और अपने जादू से वहाँ से गायब हो जाता है। इन बच्चों ने तो मेरी जरा सी बात नहीं सुनी। बस देखते ही भूखों की तरह मुझे खाने के लिए लड़ने लगे। क्या करूं मैं? छोटा आम दुखी हो जाता है और चलता हुआ एक गांव में पहुंच जाता है। छोटा आम एक घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर रसोई में एक औरत खाना पका रही थी। आम रसोई में जाता है और उस औरत से बच्चों वाली बातें बताता है। माँ जी, मैं यहाँ जिस भी बच्चे के पास जाता हूँ वो सब मुझे खाने के लिए दौड़ते हैं। तुम्हें देखकर तो मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। देखो भाई आम, अगर तुम ज्यादा देर यहाँ रहे तो मैं भी तुम्हें दाल में डालकर पका लूंगी। आम डालकर मेरी दाल तो और भी स्वादिष्ट हो जाती है। औरत की बात सुनकर छोटा आम वहाँ से 9-11 हो जाता है। वो भागता हुआ एक घर के अंदर जाता है। वहाँ दादाजी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। दादाजी के पास रखी मेज पर बहुत सारे आम रखे हुए थे। मैं यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। इतने सारे आमों में कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। छोटा आम जाकर उन आमों में मिल जाता है। वो अभी लेटा ही था कि दादाजी की आवाज आती है। अरे भाग्यवान, सुनो, मेज पर आम काट कर रखे हैं, जरा मुझे काट कर दे दो, मेरा खाने का मन कर रहा है। ये सब सुनकर छोटा आम फिर घबरा जाता है। तभी छोटा आम देखता है कि दादी उसकी तरफ छुरी लेकर आ रही है। ये देखकर वो डर जाता है और वहाँ से दुम दबाकर भागता है। छोटा आम जादू से अपने आम के बगीचे में जाता है और भगवान को बुलाता है। भगवान, आप
आप सही कह रहे थे कि आप जो करते हो भले के लिए ही करते हो। मुझे अब जादुई आम बनकर नहीं रहना। मैं जैसा पहले था मुझे वैसे ही कर दो। उसकी बात सुनकर भगवान बोलते हैं, तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारी दुआ नहीं सुनता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए क्या बेहतर है ये तुमसे बेहतर मैं जानता हूँ। उसके बाद एक जादू सा होता है और आम उड़ता हुआ पहले की तरह पेड़ पर टंग जाता है और बाकी आमों की तरह हो जाता है।